पानी स्टार्ट करते हैं आज। आयनिक इक्विलिब्रियम देखते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में सब्सटेंसेस को पहले समझिए, दो टाइप के डिवाइड हो सकते हैं। वन कैन बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा हो सकता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो डिसोसिएट होकर आयंस बना सकता है। डिसोसिएट to form ions। एग्जाम्पल के लिए HCl हो गया, NaOH हो गया, NaCl हो गया, etc। Do not dissociate to form ions। इसमें एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज ले सकते हो, सुक्रोज हो सकता है, C12H22 वगैरह, etc। तो इलेक्ट्रोलाइट को अगर वाटर में ऐड किया हम लोगों ने तो वो आयनाइज करके आयंस बनाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने पर डिसॉल्व तो होगा बट आयनाइज नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या होगा वो चेक कैसे कर सकते हैं? तो अगर कोई आयनाइज हो रहा है तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर देगा। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा तो चार्ज कैरिंग एबिलिटी ऑफ वाटर शुड इंक्रीज, क्योंकि वाटर में अपने आप आयनेशन होता है, कुछ है नहीं। जो प्योर वाटर है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है बट स्लोली फ्लो करता है। तो अगर तुमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, दैट मींस कि वो इलेक्ट्रोलाइट है, आयनाइज हुआ है, और कंडक्टिविटी अगर उतनी ही रहेगी तो हम इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। सो विल हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी when dissolved in water। और इस केस में जाओगे डू नॉट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी when dissolved in water। तो मेनली इस चैप्टर में जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड कर रहा है। और इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल भी देखो यहाँ पे, एसिड, बेस और सॉल्ट, ये तीन कंपाउंड्स हैं। मोस्टली ये तीन कंपाउंड्स के ऊपर ये होल चैप्टर है बेस्ड। इलेक्ट्रोलाइट्स फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट विल कंप्लीटली आयनाइज, ऑल्दो 100% नहीं बट वेरी क्लोज टू 100% इज अबाउट कंप्लीशन। तो स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो कंप्लीटली डिसोसिएट्स। form ions। और weak electrolyte partially dissociates to form ions। इसमें degree of dissociation जो होगा अल्फा is approximately equal to 1। अल्फा is degree of dissociation और ionization। Electrolyte में अल्फा is less than 1 या फिर much less than 1 ऐसा बोल सकते हैं।
एग्जाम्पल में यहाँ पे HCl हो गया, OH हो गया, एक्सेट्रा वी कैन टेक। यहाँ एग्जाम्पल में जाओगे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड या CH3COH एसिटिक एसिड ये ले सकते हैं, एक्सेट्रा। ये लिख लो पहले इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस देखते हैं इसमें पहले। सॉल्वेंट देखो, डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हो, बट हम लोग H2O ही यूज करेंगे इस चैप्टर में, मतलब एक्वस ही रहेगा सोल्यूशन। तो ऐसा नहीं कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो H2O में ही सिर्फ डिसॉल्व होगा, सोल्यूशन कुछ और भी हो सकता है। डायरेक्ट रिएक्शन बस हाई होना चाहिए इसमें। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस में फर्स्ट वन इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। देन सेकंड आता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। And the third one is Lewis concept. आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में क्या है, इनका क्या बोलना है कि अगर तुमने किसी भी चीज को वाटर में डाला और वाटर में डालने के बाद अगर उसने H प्लस दिया तो एसिड और OH माइनस दिया तो बेस, तो वाटर होना चाहिए, ये कंपल्शन है। सो इन एक्वस सॉल्यूशन acid furnishes H plus ions and base furnishes OH minus ions. Example जैसे HCl, H2SO4, CH3COH etc. इसके एग्जाम्पल में जाओगे तो NaOH, NH4OH etc. नेक्स्ट जब ब्रॉन्स्टेड में आएंगे लोग तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन स्पेसिफाइड नहीं है, यू कैन बी एनीथिंग, वाटर रहा तो भी चलेगा, नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें एसिड जो है, एसिड इज प्रोटॉन डोनर, और प्रोटॉन का मतलब H प्लस होगा। प्रोटीन के पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन था, तो हाइड्रोजन से अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो क्या बचा होगा, सिर्फ प्रोटॉन बचा, तो H प्लस को प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो कोई भी चीज अगर प्रोटॉन दे रहा है, H प्लस डोनर, प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड। तो जो आर्हेनियस एसिड थे वो सारे यहाँ पे हैं, प्लस कुछ और एक्स्ट्रा एसिड भी हो सकते हैं। जैसे HCl इसमें एसिड है, CH3COH भी इसमें एसिड है, बट इसमें इथाइन भी एसिड हो सकता है, बट इथाइन इसके हिसाब से एसिड नहीं था, वाटर में ऐड करने को वो H प्लस नहीं देता, बट इथाइन H प्लस दे सकता है, इसलिए वो ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा। ब्रॉन्स्टेड बेस वो होगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। एग्जाम्पल में जैसे हम ले सकते हैं NH3 हो गया, H2O हो गया, Cl माइनस एक्सेट्रा। तो कोई भी ऐसा चीज जो H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है वो बेस, और जो H प्लस दे सकता है वो एसिड। ये ब्रॉन्स्टेड की कॉन्सेप्ट है। ल्यूइस का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है तो वो एसिड है, और कोई इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है तो वो बेस है। एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए अपने पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी तो होना चाहिए, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाएगा, तो मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल। बेस में जाओगे तो बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर।
इसके लिए मस्ट हैव lone pair of electrons. तो एसिड का एग्जांपल जैसे इसमें BH3 हो सकता है, p ऑर्बिटल एक्सेप्ट कर पाएगा, AlCl3 हो सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता है, NO2 प्लस हो सकता है, p ऑर्बिटल ये एक्सेप्ट कर पाएगा। तो किसी के पास जिसके पास empty ऑर्बिटल है वो लेविस एसिड हो सकता है। और इसके एग्जांपल में यू कैन टेक NH3 Cl माइनस H2 भी ले सकते हो, Cl माइनस। तो तीनों कॉन्सेप्ट एसिड बेस को अलग अलग वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जब भी अब हम लोग एसिड बेस की बात करें तो देखना पड़ेगा तुम कौन से एसिड की बात कर रहे हो, क्योंकि अभी तक बाय डिफॉल्ट हम लोग आरएनएस एसिड बेस ही अंडरस्टैंड करते हैं कि जो H+ देता है वो एसिड है, जो H- देता है वो बेस है। बट ये ट्रू कब है, जब तुम्हारे पास सोल्यूशन एक्वस होगा और ऐसा होना चाहिए। तो पीएच का स्केल इसके लिए एप्लीकेबल, इसलिए हम लोग पॉजिटिव से क्वांटिटी उन दोनों से नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जाते हैं तो उसमें ज्यादा एप्लीकेबल ये दोनों पार्ट हो जाते हैं, ये उतना नहीं होता है। तो लिख लो पहले, तो उसमें देखो ब्रॉन्स्टेड वाला जो एसिड बेस था उसको ही चेक कर रहे हैं पहले। तो उसमें कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर कोई एसिड है और एसिड से तुमने H+ हटा दिया तो रिमेनिंग जो पार्ट बचता है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। जैसे एसिड हो गया HCl और HCl से H+ जब हटा दिया हम लोगों ने तो क्या बचा, Cl माइनस। सो Cl माइनस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड HCl। सिमिलरली बेस में अगर हम लोग H+ ऐड करेंगे और उसके बाद जो बनेगा दैट विल बी कॉल्ड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। तो NH3 रहा, उसमें तुमने H+ को ऐड किया and it will form NH4 plus. So ammonium ion is conjugate acid of a base NH3 ammonium. तो conjugate acid base pair में हमेशा एक H+ का डिफरेंस होता है। conjugate acid base pair differ by 1 H+। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो H+ दे भी सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है। तो जो H+ दे भी पाएगा और एक्सेप्ट भी कर पाएगा देयरफॉर एम्फीप्रोटिक। एम्फोट्रिक बिहेवियर है, एम्फीप्रोटिक स्पेसिफिकली H+ पे बेस्ड है। substances which can both give and accept H+ are called amphiprotein। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे H2O का, वाटर। तो वाटर एम्फीप्रोटीन है। अगर नेचर के वे में जाओगे तो H2O एक ऑक्साइड भी हुआ एंड इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड जैसे CO था, NO था, N2O था, वैसे ही H2O भी। सो दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स या तो बेसिक होते हैं या एसिडिक होते हैं या फिर न्यूट्रल या फिर एम्फोट्रिक होते हैं। तो उस वे में ये न्यूट्रल है, बट अगर H+ के हिसाब से देखो इट इज एम्फीप्रोटीन। अगर हम लोगों ने HCl के साथ H2O को लिया तो इस केस में H2O क्या करता है, HCl के H+ को एक्सेप्ट करता है। So you get Cl minus N plus H3O plus. So HCl is acting as acid, H2O यहाँ पे हो गया बेस, स्ट्रॉन्ग है,
Cl माइनस कॉन्जुगेट बेस और H3O प्लस कॉन्जुगेट एसिड। तो H2OH प्लस एक्सेप्ट कर रहा है इसमें, इट इज एक्टिंग एज अ बेस। वही अगर H2O को हम लोग NH3 के साथ लेते हैं, NH3 प्लस H2, तो यहाँ पे फॉर्म होता है NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, इट इज एक्टिंग एज अ बेस, और इसने H प्लस दिया, इट इज एक्टिंग एज एसिड। बेस में H प्लस ऐड होने के बाद जो मिला दैट इज कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड से H प्लस हटा के जो मिला वो उसका कॉन्जुगेट बेस। तो H2O से अगर H प्लस ऐड करके तो विल गेट H3O प्लस कॉन्जुगेट एसिड वही है, एंड H प्लस अगर रिमूव करते हैं विल गेट OH माइनस कॉन्जुगेट बेस। ये हाइड्रोक्साइड है, दिस इज हाइड्रोजन आयन। तो ब्रोंजेड एसिड बेस के हिसाब से कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है जो H प्लस देगी और एक्सेप्ट भी करती है। वैसा एग्जांपल ये लिखो। एक सिंपल क्वेश्चन इस पे ये आ सकता है कि उन्होंने एसिड या बेस तुम्हें बताया, कॉन्जुगेट उसका क्या होगा ये बताओ। तो एक एग्जांपल देखते हैं। What will be conjugate base of conjugate base of OH minus में निकाल रहे हैं फर्स्ट, we should be following and act as both acid and base. ये दोनों ट्राई करो। पहले वाले को बताओ, conjugate base of OH minus। लॉजिक वही है, तुम्हें सिर्फ H प्लस या तो ऐड करना है या H प्लस हटाना है। तो OH में से H प्लस हटा दोगे, नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी उसके पास प्रेजेंट है पहले से। तो OH माइनस से अगर H प्लस हटा दिया तो रिमेनिंग जो बचा दैट इज O2 माइनस। O2 minus is conjugate base of OH minus। सेकेंड वाले का देखो, सेकेंड वाले में क्या करोगे, चेक कर लो एक बार एनालाइज से, जो H प्लस दे भी सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, दोनों जो कर सकता है दैट कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस।
क्या आंसर है? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन देखो H2CO3 को अगर हम लोग आयनाइज करेंगे तो पहले से एक H प्लस हटाओगे तो कार्बोनिक एसिड विल फॉर्म HCO3 माइनस, ये फॉर्म होगा। देन HCO3 माइनस से अगर एक H प्लस हटा देते हैं देन विल गेट CO3 2 माइनस। तो CO3 2 माइनस सिर्फ H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, दैट्स व्हाई इट विल एक्ट एज ओनली बेस। या फिर यहां से स्टार्ट करो तो ये अगर एसिड था तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ, और सेकंड वाले केस में दिस इज एसिड एंड दिस इज कॉन्जुगेट बेस। तो HCO3 माइनस H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, इट कैन फॉर्म H2CO3। इस कंडीशन में इट विल एक्टिंग एज अ बेस, and HCO3 can also give you H plus and it will form CO3 2 minus, in this case it will act as an acid। तो इसके पास दोनों ऑप्शन है, ये एसिड बेस इधर में बिहेव कर सकता है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। ऐसा भी बोल सकते हैं फोटरिक बिहेवियर है, ऐसा बता सकते हैं। अब जब कोई रिएक्शन हम लोग देखेंगे तो उसमें वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, या फिर कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है वीक है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो एसिड से तुमने H प्लस फॉर्म किया हटाया एंड यू गॉट कॉन्जुगेट बेस, ऐसा होगा। बेस है, बेस में H प्लस ऐड किया होगा, उसके बाद जो था दैट इज कॉन्जुगेट एसिड। देखो ये वाला पोर्शन अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग है, और जब भी हम लोग स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग डिफाइन किया होता है जो कंप्लीटली आयनाइज कर जाता है। एसिड बेस के सेंस में स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मोर रिएक्टिव, ना कि मोर स्टेबल। तो जो स्ट्रॉन्ग है वो मोर रिएक्टिव है, तो लेस स्टेबल रहा होगा। तो अगर ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट जो बनेगा दैट विल बी वीक, एंड वीक मींस मोर स्टेबल, क्योंकि रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जहां पे स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो जो स्टेबल है वो क्यों आयनाइज होना चाहेगा, और जो आयनाइज नहीं हो रहा है वो ऑब्वियसली वीक हो जाएगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस है तो कॉन्जुगेट जो बनेगा वो वीक बनेगा, और अगर ये वीक पार्ट है तो कॉन्जुगेट जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। जैसे इसको अंडरस्टैंड करने के एग्जांपल देखो, HCl तुमने लिया, इससे फॉर्म किया H प्लस प्लस Cl माइनस। HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl से मिलने वाला Cl माइनस जो होगा दैट इज वीक कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली अगर तो एसिटिक एसिड को देखें CH3COH, तो दिस इज वीक एसिड। अगर ये वीक एसिड है तो इससे H प्लस हटाने के बाद जो फॉर्म होगा दिस विल बी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। व्हेन कंपेयर्ड विद ईच अदर, उस कंपैरिजन के हिसाब से। तो रिलेटिव टर्म यूज करें। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोल दो, स्ट्रॉन्ग मतलब है कि जो रिलेटिवली जो अर्लियर हुआ था उसके हिसाब से क्या हुआ यहाँ। तो स्ट्रॉन्ग है तो वीक देगा, और वीक है तो स्ट्रॉन्ग देगा। ठीक है, आइडियली हमें क्या चाहिए होगा हमेशा? वीक। स्टेबल कौन है? वीक। रिएक्टेंट के साइड पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्रोडक्ट के साइड पे वीक होना चाहिए। अगर उल्टा रहा, तुम्हारे पास अर्लियर ही वीक था, मतलब वो स्टेबल था पहले से, और तुम उसको अनस्टेबल कर रहे हो, तो वो तो होना नहीं चाहेगा। तो रिएक्शन फीजिबल वो होते हैं जहां पे स्ट्रॉन्ग रिएक्ट्स टू फॉर्म वीक एंड वीक। अब इसी को यूज करके हम लोग फिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं ऑर्गेनिक में। जहां कोई एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है
कि अगर रिएक्टेंट के तरफ जो चीजें हैं वो स्ट्रॉन्ग है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो वीक है, तो शायद वो हो पाएगा, लेकिन उल्टा होता तो नहीं हो पाएगा। या रिएक्टिविटी विल बी लो। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मिंग वीक एसिड या वीक बेस प्लस वीक एसिड, ये कंडीशन जो होगा दिस इज फिजिबल रिएक्शन। Whereas weak acid plus weak base forming strong base plus strong acid, not feasible reaction. यूनिडायरेक्शनल अगर है रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम का केस अगर रहा तो उस केस में इक्विलिब्रियम हमेशा वीक की तरफ रहेगा ज्यादा, क्योंकि वो स्टेबल है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर देख रहे हो, यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है तो इन दोनों में से वीक कौन है? ये वीक है, तो इक्विलिब्रियम ज्यादा इसके तरफ होगा, इसलिए ये आयनाइज नहीं करना चाहेगा, और आयनाइज नहीं कर रहा इसलिए तो वीक बोल रहे हो उसको, ठीक है। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम it will be closer to the weaker component, closer to the side contain weaker component. तो ये सब तो अंडरस्टैंड कर लिया, मेन तो है ये फाइंड करना कि स्टेबल कौन है और अनस्टेबल कौन है। अगर तुम स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई कर पाओगे, जैसे यहाँ पे जो भी कॉन्जुगेट बना उसकी स्टेबिलिटी अगर तुमने ऑब्टेन करके तो प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, और ये प्रेडिक्ट किया तो फिर उस पर आ सकते हैं, तो वो अंडरस्टैंड करेंगे। पहले लिख लो फिर उसको देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस को, और जो ये पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग ये ऑर्गेनिक में भी अप्लाई करेंगे, तो ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। तो इसका देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस। तो स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब भी H प्लस ऐड करो या H प्लस हटाओ, इन बोथ केसेस कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट होगा, तो जिसने वो चार्ज हैंडल किया या अक्वायर किया है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? चार्ज इज लाइक अ बोझ, तो बोझ जब आया तो ऑब्वियसली उसको दिक्कत होगी, तो जो अच्छे से हैंडल कर सकता है वो स्टेबल रहेगा, जो नहीं कर सकता वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो उसी पे मैं अंडरस्टैंड करना है। तो फर्स्ट केस रहेगा व्हेन की आइटम belongs to same period or key item is same but with different hybridization. या तो आइटम डिफरेंट है जिन्होंने चार्ज एक्वायर किया है बट वो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, या फिर जिस आइटम ने चार्ज एक्वायर किया वो सेम है बट उसका हाइब्रिडाइजेशन अलग है। जैसे कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन sp_sp2 sp3 हो सकता है, तो 3 डिफरेंट टाइप के वहां कार्बन से ये केस आ सकता है, तो एक कंडीशन रहेगा। या फिर एक कंडीशन हो सकता है की आइटम belongs to same group. ये आपकी की आइटम क्या है? की आइटम is that atom which acquires the charge that atom which acquires the charge is called key atom. तो इसमें देखते हैं, अगर की आइटम सेम पीरियड का रहा या सेम आइटम रहा, हाइब्रिडाइजेशन अलग रहा, इन दैट केस नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल on more electronegative element positive charge is more stable
on less electronegative element. नेगेटिव चार्ज जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर स्टेबल रहेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम है उस पर स्टेबल रहेगा, प्रोवाइडेड कि ये कंडीशन मीट हो रहा है। इस वाले केस में जब जाते हो तो स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब लार्जर एटम है तो वो चार्ज को बहुत आसानी से हैंडल कर पाएगा, स्मॉलर एटम है तो इजीली हैंडल नहीं कर पाएगा। चार्ज स्पेसिफिक नहीं है, दिस एप्लीकेबल टू बोथ टाइम्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्चुअली यहाँ पे होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, गिवन वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो चार्ज मान लो +1 यूनिट रहा और साइज इंक्रीज होता गया तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग इसको भी स्टेट कर सकते हैं कि साइज बड़ा है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कम हो गई, कि ज्यादा स्पेस में उतना ही चार्ज रिक्वायर कर तो हैंडल करना आसान है। ये देखो फिर इसको अप्लाई करेंगे, 2-3 एग्जांपल्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा इसको अप्लाई कैसे करेंगे। लॉजिक वही रहेगा कि जो भी एसिड का एयर है पहले H+ हटाओ, H+ हटाने के बाद जो बना कॉन्जुगेट बेस उसमें चार्ज है किसके पास ये देखो, और इन दोनों में से कोई एक रूल वहां पे अप्लाई करेंगे। Find out the order of acidic strength. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है करते हैं CH4 NH3 H2 and H2। तो इन चारों के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाला, स्टेप बाय स्टेप जाओ। पहले H+ हटाओ, H+ हटाने के बाद कॉन्जुगेट बेस जो मिला उसको बनाओ, फिर उसमें जिस एटम पे चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालेंगे। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो वीक बेस, जो लेस स्टेबल होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर वीक बेस है तो उसका एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा करेंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी मिल जाएगा, एसिडिक का भी ऑर्डर मिल जाएगा, और दोनों फिर आगे ऑर्गेनिक में काम आएंगे। तो CH4 से अगर तुमने H+ हटाया तो क्या फॉर्म होगा, CH3- ये फॉर्म हो गया। NH3 से H+ अगर हटाए तो गेट NH2-, H2 से H+ अगर हटाए तो गेट OH-, और HF से H+ हटाए तो गेट F-। तो जिस एटम पे चार्ज है वो आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है बहुत। हाइड्रोजन पे चार्ज वैसे भी नहीं आ सकता है, तो इन सबने H+ दिया तो ये एसिड हो गए, ये हो गए कॉन्जुगेट बेस। हाइड्रोजन अगर किसी से अटैच है तो उसके ऊपर चार्ज नहीं एक्वायर कर सकता, अकेला रहेगा तो चार्ज एक्वायर कर सकता है। तो H+ H- हो सकता है, बट H अगर किसी से अटैच है तो इस पे चार्ज नहीं होता, तो अगले एटम पे ही रहने वाला है। तो चार्ज अपने पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन पे, दे बिलोंग टू सेम पीरियड, पीरियड नंबर 2, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो रूल क्या बता रहा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे F- होगा, देन OH-, देन NH2-, देन CH3-। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ बता सकते हैं हम लोग, F- ग्रेटर देन OH- ग्रेटर देन NH2- ग्रेटर देन CH3-। अब जो बेस ज्यादा स्टेबल है वो वीक भी तो होगा, बेसिक स्ट्रेंथ इसका अपोजिट। CH3- strongest base, then NH2-,
OH माइनस एंड देन F माइनस। स्टेबिलिटी मिल गया, बेसिक स्ट्रेंथ मिल गया, देन विल गो टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जिसका बेस सबसे स्ट्रांग है उसका एसिड सबसे वीक होगा, और जिसका बेस सबसे वीक है उसका एसिड सबसे स्ट्रांग होगा। Acidic strength will be HF strongest acid, then H2O, then NH3, and then CH। तो सबसे वीक एसिड इसमें CH4 है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कंपाउंड्स आते हैं जैसे RMGX, उसमें CH3 आएगा जो CH3 माइनस देता है और वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो CH3 माइनस H2O के H+ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो क्यों हो रहा है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्टिंग टू फॉर्म वीक एसिड एंड वीक बेस, फिट हो जाता है उसको। जैसे मान लो मैंने इक्वेशन लिखा CH3 माइनस प्लस H2O forms CH4 plus OH minus। ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या हुआ? बेस। H2H+ दे रहा है तो ये क्या हुआ? एसिड। बेस में H+ ऐड करने के बाद ये बना तो ये क्या हुआ? कॉन्जुगेट एसिड। और OH माइनस H+ हटा के बोला तो ये क्या हुआ? कॉन्जुगेट बेस। अब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक एसिड एक बेस है, उनको कंपेयर करना है। तो इस बेस को कंपेयर करेंगे इससे, इस एसिड को कंपेयर करेंगे इससे, तो CH3 माइनस और OH माइनस में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? CH3 माइनस और OH माइनस में स्ट्रॉन्ग CH3 माइनस है, तो ये स्ट्रॉन्ग, ये भी। H2O और CH4 में स्ट्रॉन्ग कौन है? H2O स्ट्रॉन्ग है, CH4 वीक है। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स वीक एंड वीक का है और इसीलिए रिएक्शन हो पाता है। ये अंडरस्टैंडिंग है, तो एसिड बेस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो सप्लाई हो पाएगा। तो दूसरा केस करो उसमें HF, HCl, HBr, HI। सबसे H+ हटाते हैं, H+ हटाए, यहाँ पे फॉर्म हुआ F माइनस, इसका H+ हटाओगे Cl माइनस, इसका H+ हटाओ Br माइनस, यहाँ से हटाएंगे तो I माइनस। So F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। तो ये हो गया एसिड, कॉन्जुगेट बेस हो गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बिलोंग टू सेम ग्रुप, और डाउन द ग्रुप जाओगे तो उसमें क्या होगा? साइज इंक्रीज होता है। तो हाईएस्ट साइज किसका होगा? I माइनस का, देन Br, देन Cl, देन साइज का ऑर्डर क्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, इससे ज्यादा ब्रोमीन और इससे ज्यादा आयोडीन। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता? F माइनस, देन लीस्ट हो जाएगा। लास्ट केस में क्या था? मोस्ट स्टेबल था। इससे ज्यादा स्टेबल अभी Cl माइनस है, इससे ज्यादा स्टेबल Br माइनस और इससे ज्यादा स्टेबल I माइनस। बेसिक स्ट्रेंथ हो जाता है अपने पास F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। Acidic strength will be HF greater than, sorry, HF तो लीस्ट हो जाएगा, HCl, HBr एंड HI। तो एल्कीन का रिएक्शन जब HX के साथ होता है, एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन, तो अपने पास ऑप्शन में HF, HCl, HBr, HI रहा। मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा? HI, मोस्ट एसिडिक, वो वहां भी कम कर लेगा। लिविंग ग्रुप में कभी हेलोअल्केन्स, हेलोइंजन क्लास 12 में हम लोग रीड करेंगे, तो वहां पे हेलोजन्स को रिप्लेस करके किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को अटैच करना। तो लिविंग ग्रुप हमेशा जो वीक होता है वो अच्छा रहेगा। तो इन चारों में से अगर चेक करो तो सबसे वीक बेस कौन सा है? I माइनस। तो I माइनस को हटाना इजीएस्ट रहेगा सबसे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे चेक कर सकते हैं? लिख लो इसको।
दो क्वेश्चन सॉल्व करो इस पे, एक तो H2A और H2A सब है। ये करो, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन, तो डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो सल्फर पे चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा, H+ में भी मोर स्टेबल। चाहिए तो H+ हटा के देख लो, यहाँ से H+ हटाओगे यू गेट OH-, और यहाँ से H+ हटाए तो यू गेट SH-। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इस पे ज्यादा है, तो वीक बेस हो गया, वीक बेस हो गया तो उसका एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इन तीनों में रीजन भी फिर हाइब्रिडाइजेशन के लिए चेक करेंगे, सेम आइटम है बट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है। ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। This is तो इलेक्ट्रॉनिक, अब यहाँ पे जब H हटाओगे तो सेम एटम पे चार्ज जाएगा, बट उस एटम के हाइब्रिडाइजेशन अलग है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या वो चेक करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई किसका, sp हाइब्रिडाइज का, देन sp2 का, एंड देन sp3 का। तो इसलिए अल्काइन्स आर मोस्ट एसिडिक देन एल्कीन देन एल्केन, मतलब रिमेनिंग दोनों वैसे एसिड जैसा एक्ट भी नहीं करते हैं, बट ये एसिड जैसा एक्ट करता है, एसिडिक रिएक्शंस हो गए उसके। तो देखो वैसे मोस्टली इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे हम लोग तो वो आर्गेनियस एसिड बेस ही रहेंगे, एक्रोस्टिक में नहीं। जापान से कंपनी चौक बनाती थी, रोड पे देखने वाला चौक। जब कंपनी क्लोज हो रही थी तब फाउंडर जो थे उनको शायद वो क्लोज कर रहे थे उसको, ड्यू टू सम रीजन से। तो MIT वगैरह के कुछ प्रोफेसर थे, बल्क में इसमें देखो, इसमें एक डाउट ये आना चाहिए था कि अगर एटम भी सेम और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है तब क्या करेंगे, तब इससे आंसर नहीं आएगा। तब ऑर्गेनिक में तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लो कि तुमने अल्कोहल लिया और वाटर लिया, ROH और H2, दोनों में से तुमने H+ हटाया, चार्ज कौन अक्वायर कर रहा है, ऑक्सीजन, O पे नेगेटिव चार्ज है और O के पास एक बॉन्ड है, दो लोन पेयर है, सेम कंडीशंस है। तो यहाँ पे एटम भी सेम है और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। अब क्या करें, तो उस केस में देखना पड़ेगा कि R का ग्रुप और H का ग्रुप, ये दोनों जो अटैच है वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या हटा रहे हैं। तो R का ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है और H का ग्रुप ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना तो इलेक्ट्रॉन हटाएगा, उसको स्टैंडर्ड मानते हैं। तो OH वाले केस में ऑक्सीजन पे जितना चार्ज था वो उतना ही रहा और RO वाले केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन चला गया। तो एक केस में ऑक्सीजन पे चार्ज बढ़ा और एक पे उतना ही है, तो चार्ज क्या है, वो काइंड ऑफ लोड और बोझ है। तो ज्यादा बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो RO- की स्टेबिलिटी कम हो गई और OH- की स्टेबिलिटी उतनी ही रही। तो जिसकी स्टेबिलिटी कम वो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो वीक बेस हुआ। तो इसलिए वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। वाटर अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो ये उससे फिर चेक कर सकते हैं।
ऑर्गेनिक का पार्टनर होगा, ऑर्गेनिक जब आएगा तो उसको करेंगे। अभी सिर्फ इसलिए पता है कि जो केसेस हम लोगों ने किए उसके आगे भी और कुछ नहीं केसेस जो करने हैं। अब ये लॉ जो है हॉस्पिटल, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही एप्लीकेबल है। स्ट्रॉन्ग पे वैसे भी अप्लाई नहीं करना है क्योंकि स्ट्रॉन्ग को 100% आयनाइज कर जा रहा है, तो वीक पे इसको अप्लाई करते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या बताएगा, Xt का वीक इलेक्ट्रोलाइट He, H को अगर हम लोगों ने आयनाइज किया, इट विल फॉर्म H प्लस प्लस A माइनस। आइडियली देखो ऐसा इक्वेशन जब लिखते हैं तो पार्शियली इनकरेक्ट है क्योंकि H प्लस अकेला स्टेबल नहीं होता है, तो तुम्हें Ha को H2O में ऐड करना पड़ेगा, तब वो H3O प्लस बनाएगा और A माइनस बनाएगा। H प्लस स्टेबल ही नहीं होता। तो अगर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl रहा और गैसियस स्टेट में रहा तो इट इज नॉट कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोलते हैं। बट उसको जब वाटर में ऐड कर देते हो इट बिकम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैसियस स्टेट में वो H प्लस नहीं दे पाएगा तुम्हें, वाटर में दे सकता है क्योंकि वाटर में H2O है, दैट विल एक्सेप्ट H प्लस। तो वाटर के अंदर में जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एग्जिस्ट कर सकता है वो हाइड्रोनियम आयन है, H3O प्लस। तुम कितना भी स्ट्रॉन्गर एसिड डालो वो क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा। और H प्लस अटैच किससे हो गया, H2O से। तो वाटर के अंदर में जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो H3O प्लस है, वही एग्जिस्ट कर पाता है। वैसे H3O प्लस का नंबर और H प्लस का नंबर इक्वल ही रहेगा, इसलिए हम लोगों ने इसको लिया है। तो कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इसका K मान लो, और हाई स्टेबल इसका बनाते हैं C00, चेंज ऑफ इक्विलिब्रियम देखेंगे तो C इंटू अल्फा होगा। अगर इसका C अल्फा अमाउंट ग्रेट हो तो ये कितना बना होगा, C अल्फा एंड C अल्फा। इक्विलिब्रियम का अमाउंट कितना, C माइनस C अल्फा, C अल्फा एंड C अल्फा। तो K का एक्सप्रेशन जब लिखोगे K इज इक्वल टू concentration of H plus concentration of A minus upon concentration of HA, K equals to C alpha into C alpha upon C minus C alpha. So K is equal to C square alpha square C into 1 minus alpha. That means K is equal to C alpha square upon 1 minus alpha। एक सी यहाँ से हटा दिया हम लोगों ने। अगर अल्फा का वैल्यू 5% से कम है, if alpha is less than 5% or 0.5 only, then we can take 1 minus alpha as approximately equal to 1। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, K is equal to C alpha square, that means alpha is equal to under root of A by C। तो ये डायरेक्टली अल्फा उस केस में ऐसे ऑब्टेन किया जा सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब 5% से कम हो, तो वो चेक करना पड़ेगा, जब आएगा तो पता चलेगा। अभी के लिए इक्वेशन देख लो जस्ट। पहले तो क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस करने, बाद में फिर लिख के जाएंगे। ये हो गया सबका। इसमें फिर आता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट देख लेते हैं, फिर पीएच अगले दिन स्टार्ट करेंगे। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw। तो अब देखो वाटर का पीएच कितना होता है, 7, और पीएच जो भी तुम स्टेट करो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, कुछ तो H प्लस रहा होगा। तो जब प्योर वाटर है तो उसमें H प्लस कहां से आया, प्योर वाटर है, उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है। इसमें होता है ऑटोप्रोटोलिसिस, मतलब H2O आपस में वो रिएक्ट कर जाता है, एक H2O एसिड एक H2O बेस। तो इसने H प्लस दिया और इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, OH माइनस और H3O प्लस। तो इसमें जब इक्वेशन लिखोगे K का, K will be equal to
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, ये एक्वा स्टेट में, और H2O का स्टेट क्या है, प्योर लिक्विड है। तो प्योर लिक्विड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम लोग 1 मान लेते हैं नॉर्मली, और उसको हटा देते हैं, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो इसको इस तरफ ले आओ, कॉन्सेंट्रेटेड Kw will be equal to concentration of H3O plus and concentration of OH minus। तो ये जो Kw का एक्सप्रेशन मिला, दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कभी भी एक्सप्रेशन में प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड रहा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देते हैं, 1 मान के हटा देना उसको, क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला। एक्वस रहा या गैस रहा वो पार्ट रहेगा एक्सप्रेशन में। अब Kw के एक्सप्रेशन में ये चीज मिली हुई एट 25 डिग्री सेल्सियस, जब लोग चेक करते हैं, वी फाइंड दैट concentration of H3O plus is equal to concentration of OH minus, and that is equal to 10 raised to minus 7 मोलर। ये वैल्यू मिलता है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू है कि वाटर में H3O plus और OH minus का वैल्यू इतना है, और ऑब्वियसली ये दोनों इक्वली रहेंगे क्योंकि एक साथ ही बनेंगे, एक बना है फिर एक बनेगा, ये अलग अलग आ नहीं सकता। तो ये वैल्यू जब इसमें पुट करोगे, Kw will be equal to 10 to the power minus 7 into 10 raised to minus 7, that means Kw will be 10 raised to minus 14। तो वैल्यू ठीक है, बट याद रखना कि वैल्यू एप्लीकेबल कहाँ पे है, 25 डिग्री पे, उसी टेम्परेचर पे एप्लीकेबल। चेंज करेंगे तो वैल्यूज विल चेंज। pH को अगर डिफाइन करते हो, P सिंपली स्टैंड फॉर पोटेंस ऑफ पावर, तो उसके पावर में कुछ भी लिखा रहा नेगेटिव लॉग ऑफ दैट कर देना है। जैसे pH है तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस, मतलब सिंपली हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस को लॉग के स्केल पे डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं, ताकि वो एनालिसिस करना इजी हो जाए, और कुछ नहीं। तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस एंड POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, और Pkw भी निकाल सकते हैं। Pkw will be equal to minus log of Kw। तो Kw का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 10 raised to minus 14। Pkw is minus log of 10 raised to minus 14। minus 14 आगे चला जाएगा, 14 log 10, और log 10 कितना था, 1। तो Pkw will be equal to 14। ये वैल्यू मिल जाएगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसको इक्वेशन 3 ले लो। यहाँ पे क्लियर है। अब जो पहला इक्वेशन था, टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन 1, so minus log of Kw is equal to minus log of H3O plus and OH minus, minus log of Kw हो गया Pkw, that is equal to minus log of H3O plus and minus log of OH minus। तो माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस लिखो या माइनस लॉग ऑफ H प्लस लिखो, और सेम, ये डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। H प्लस वैसे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बोला minus log of H3O plus is equal to pH and minus log of OH minus is equal to pOH। इक्वेशन क्या मिला, Pkw is equal to pH plus pOH। इसको इक्वेशन 4 ले लो। So by comparing equation 3 and 4, we get pH plus pOH is equal to how much, 14 at 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए हम लोग pH pOH को जब ऐड करते हैं इट इज इक्वल टू 14 होता है। ये वैल्यू इस प्लेस से आता है। तो पूरा pH का स्केल जो तुमने पढ़ा है वो 25 पे ही एप्लीकेबल है, उससे थोड़ा भी कम ज्यादा होगा तो एप्लीकेबल ही नहीं, उसे टेम्परेचर पे अप्लाई करें। ये लिख लो पहले। नहीं, ये 25 डिग्री पे एप्लीकेबल है, क्योंकि तुम किसी भी चीज को H2O में ही डाल रहे हो, आयनाइज तो उसमें नहीं कर रहे हो। तो अगर एक का आयन ऐड करो तो उसका अमाउंट चेंज हो तो इक्विलिब्रियम इफेक्ट हो जाएगा। फिर
Kw तो नहीं बदलेगा ना, वो तो उतना ही रहा। Kw क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो किससे अफेक्ट होता है? चेंज इन टेम्परेचर से होता है। तो जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा Kw नहीं बदलने वाला है। तो अगर तुम एक का अमाउंट कम करोगे तो अगले का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वो रेशियो हो मल्टीप्लाई होके उतना ही आना चाहिए। ये तो अंडरस्टैंड करने की, अब मान लो H2O प्लस HCl कर दिया, तो H2O प्लस HCl भी जब करोगे तो वहां पे तुम्हारे पास क्या होगा कि H प्लस का अमाउंट इंक्रीज हो गया, तो OH माइनस को डिक्रीज हो गया होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाइड विद OH माइनस इज स्टिल इक्वल टू 10⁻14। OH माइनस डिक्रीज करते हैं, वो तो मतलब एक्स्ट्रा H प्लस, हाँ हमने एक्स्ट्रा H प्लस ऐड किया, तो सोचो अभी कि तुम इक्विलिब्रियम पे थे पहले से, जहाँ पे H प्लस OH माइनस और H2O इक्विलिब्रियम में है, तुमने HCl के थ्रू H प्लस ऐड कर दिया, H प्लस के एडिशन से क्या हुआ? प्रोडक्ट ज्यादा हुआ या रिएक्टेंट ज्यादा हुआ? प्रोडक्ट ज्यादा हुआ। तो एडिशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम विल फोर्स द रिएक्शन टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो वो जो एक्स्ट्रा H प्लस तुमने दिया था उसमें से कुछ H प्लस OH से कंबाइन हो जाएगा और वो क्या बना देगा? H2O। तो OH कम हो गया, H प्लस रहेगा वहां, तो अमाउंट इक्वल नहीं है। कॉमन आइन इफेक्ट है, वो पढ़ेंगे, एक बार सोचो इसको, वो क्लियर हो जाना चाहिए। थ्री साइड्स जो प्रिंसिपल हुआ वो तो याद है ना, उसी को अप्लाई करना है। बैकवर्ड जाएगा तो OH माइनस और H प्लस को कंबाइन होगा, बट H प्लस तुमने एक्स्ट्रा में ऐड किया है, इसलिए वो थोड़ा सा कम होगा बस। क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा।